गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप से पहले हम लोगों ने एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका को अच्छे से पढ़ा है और आज हम लोग पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप पढ़ने से पहले, समझने से पहले अफ्रीका के बारे में हम लोग कुछ छोटी छोटी बातों को समझ लेते हैं। जैसे हम जानते हैं अफ्रीका उत्तर में भूमध्य सागर द्वारा यूरोप से अलग होता है, पूर्व में अरब सागर द्वारा एशिया से अलग होता है, पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, पूर्व में अंध महासागर है या हिंद महासागर है। अब ये अफ्रीका का मानचित्र बना हुआ है। अफ्रीका से तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। किन किन देशों से गुजरती हैं आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। फिर अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है, अफ्रीका को भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है। विश्व में पूरी भूमि का 20.4% भाग केवल अफ्रीका के पास है और उसमें से भी 8% भाग जो है वो सहारा मरुस्थल के पास है। अभी पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि सहारा मरुस्थल का विस्तार क्या है, उसके विस्तार के बारे में बात करेंगे। हम लोग एक तरफ से शुरू करते हैं और धीरे धीरे अफ्रीका महाद्वीप को पढ़ते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे ये आपका अल्जीरिया है। अल्जीरिया की राजधानी क्या है? अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स है। ये आपकी कर्क रेखा गुजरी हुई है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कर्क रेखा अफ्रीका में कितने तो देशों से होकर गुजरती है। नंबर 1 पश्चिमी सहारा, दूसरा माली, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र। कितने देश हुए गिनते हैं? 1 2 3 4 5 6, मतलब कर्क रेखा अफ्रीका के 6 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन? पश्चिमी सहारा, राजधानी लायूने, फिर माली, राजधानी बामाको, अल्जीरिया, राजधानी अल्जियर्स, फिर लीबिया, राजधानी ट्रिपोली, मिस्र, राजधानी खार्तूम। जो आपका मिस्र है, मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। मैं जो भी बात बोल रहा हूँ, जो भी पॉइंट बोल रहा हूँ, आप उसको नोट करते चलिए साथ में, क्योंकि अभी आपने देखा होगा ARO की वैकेंसी आई हैं। अगर आपका ग्रेजुएट आप हैं और ARO में बैठना चाहते हैं, एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, तब फिर जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने जितने भी आप जाएंगे, जितने भी वीडियो अभी तक मैंने पढ़ाए हैं ARO के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सबको देख लीजिए, सारे वीडियो देख लीजिए जाके, आपको 1-2 नहीं कई सारे आपके प्रश्न हल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिस्र। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। किसे? मिस्र को। खजूर का जो उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा इराक में होता है। खजूर का उत्पादन सबसे ज़्यादा इराक में और सबसे ज़्यादा निर्यात इराक में होता है। मतलब इराक एक ऐसा देश है, खजूर का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा करता है और निर्यात भी सबसे ज़्यादा करता है। लेकिन दूसरे नंबर पर अगर कोई है तो मिस्र है। मिस्र को यूरोप और एशिया का जंक्शन कहा जाता है। किसे? मिस्र को। लीबिया, लीबिया की राजधानी ट्रिपोली है। लीबिया की राजधानी ट्रिपोली है। फिर ट्यूनिस, ट्यूनिस की राजधानी ट्यूनिसिया की राजधानी ट्यूनिस है। ट्यूनिस में ज्वार सबसे ज़्यादा, ज्वार का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। कहाँ? ट्यूनिस में किया जाता है। अल्जीरिया क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। फिर आपका उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी जो आपका देश है अफ्रीका का, पश्चिमी सहारा, राजधानी लायूने। उसके बाद ये आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे देश मैंने बनाए हुए हैं और इन देशों के जो तट हैं उनको नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है आप देखिए इधर, ये तट लिखे हुए हैं, ये देश लिखे हुए हैं।
एक ए और एक ए, ये जो दो देश मैंने छोटे छोटे बनाए हुए हैं, इनके नाम है सियरा लियोन और लाइबेरिया। और इन दोनों देशों का जो तट है इसको कहा जाता है ग्रेन कोस्ट। उसके बाद आपका आइवरी, ये देश है, इसका नाम है कोटे दी आइवरी, पूरा नाम है कोटे दी आइवरी। और कोटे दी आइवरी के तट को आइवरी कोस्ट कहा जाता है। आइवरी कोस्ट जो है, यानी कोटे दी आइवरी का जो तट है, यहाँ पे कोको का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। उसके बाद गोल्ड कोस्ट, ये घाना, ये जो देश पड़ता है घाना के तट को गोल्ड कोस्ट कहा जाता है। फिर जो देश पड़ते हैं टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, इन तीनों के तटों को मिलाकर संयुक्त रूप से स्लेव कोस्ट कहा जाता है। समझ गए होंगे आप। उसके बाद जो नाइजीरिया है, नाइजीरिया में एक नदी का नाम सुना होगा, नाइजर नदी, निकलती नाइजर से है, नाइजीरिया में प्रवाहित होते हुए और गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। यानी ऐसे भी कह सकते हैं स्लेव कोस्ट की खाड़ी में गिर जाती है, जो तट है नाइजीरिया का। और इसमें जो नाइजर नदी है, इसको तेल नदी, पाम ऑयल नदी भी कहा जाता है। और इसी नदी पर कैंजी जलप्रपात बना हुआ है। नदियाँ मैं अलग से पढ़ाऊँगा, नदियाँ जब पढ़ाऊँगा तो नदियों के बारे में बात करूँगा। अभी मैं बात केवल देश के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपने देखा होगा ये सूडान है। 9 जुलाई 2011 को सूडान के 2 हिस्से कर दिए गए थे। उत्तर वाले हिस्से को उत्तरी सूडान, दक्षिण वाले हिस्से को दक्षिणी सूडान। उत्तर वाला जो सूडान है ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, नीचे वाला ईसाई बाहुल्य क्षेत्र है। ठीक है, अलग कब हुआ था? 9 जुलाई 2011 को। और जो दक्षिणी सूडान है इसकी राजधानी जुबा बनाई गई थी। पहले जो यहाँ के राष्ट्रपति बने थे जनरल सल्वा कीर बने थे। इनको पहला राष्ट्रपति बनाया गया था दक्षिणी सूडान का, जो ईसाई बाहुल्य क्षेत्र है। उसके बाद हॉर्न ऑफ अफ्रीका का नाम सुना होगा आपने। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत 4 देश आते हैं। कौन कौन आते हैं? सोमालिया आता है, इथियोपिया आता है, जिबूती आता है, एक देश है जिसका नाम है इरिट्रिया। ये 4 देश आते हैं। कौन कौन? इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया। इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाबा, सोमालिया की राजधानी मोगादिशु, जिबूती की जिबूती, इरिट्रिया की अस्मारा। उसके बाद ये देश है जिसका नाम है कैमरून। कैमरून देश में जो पठार है, ये पठार बने हुए हैं, 1 2 3 4 जो महत्वपूर्ण पठार हैं, उन पठारों को मैंने इस मानचित्र में दर्शाया हुआ है। कैमरून देश में जो ज्वालामुखी है उसको कैमरून नाम से जाना जाता है। कैमरून देश का जो कैमरून ज्वालामुखी है यह सक्रिय ज्वालामुखी है। अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कोई है तो वो कैमरून है। कैमरून के बाद एक गिनी है। गिनी, इसका पूरा नाम है विश्ववतीय गिनी। विश्ववतीय गिनी से अफ्रीका में सर्वाधिक बॉक्साइट निकाला जाता है। उसके बाद हम देख रहे हैं डॉट डॉट, ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा जो है कितने देशों से होकर गुजरती है अफ्रीका में, हम लोग देख लेते हैं। ये छोटा सा द्वीप पड़ता है, इसका नाम है साओ टोमे। ठीक है, साओ टोमे के बाद जीबी से गैबोन, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया। समझे आप कौन कौन? गैबोन, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया। कितने देश हुए? अगर इस द्वीप को हम छोड़ देते हैं तो कितने देश हुए? 1 2 3 4 5 6 देशों से होकर विषुवत रेखा अफ्रीका में गुजरती है। गैबोन की राजधानी क्या है? लिब्रेविले। कांगो की राजधानी ब्राज़ीविले। कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य की राजधानी किंशासा।
और युगांडा की राजधानी कंपाला, केन्या की राजधानी नैरोबी, सोमालिया की, जैसा मैंने आपको बताया, मोगादिशु। अब इधर मैंने कुछ घास के मैदान लिखे हुए हैं, आप इन्हें देख लीजिए और मैं इसे मिटाए देता हूँ। अब जो घास के मैदान होते हैं, घास के मैदान और अवस्थित कैंपोस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ब्राज़ील में पाए जाते हैं। लानूज घास के मैदान वेनेजुएला में पाए जाते हैं। सवाना घास के मैदान उत्तरी अफ्रीका में पाए जाते हैं। पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया में, पटाना श्रीलंका में। एक चीज़ याद रखना, जो घास के मैदान हैं ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। कैसे? उष्णकटिबंधीय। ये शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। कौन कौन? प्रेरी, पंपास, स्टेपी, वेल्स, डाउन, पुस्ताज। देखो, प्रेरी उत्तरी अमेरिका, पंपास अर्जेंटीना में, स्टेपी यूक्रेन, यूरेशिया, मध्य एशिया में, वेल्ड्स दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, पुस्ताज हंगरी में। शीतोष्ण जो होते हैं घास के मैदान, ये दो प्रकार के होते हैं, स्टेपी और प्रेरी। स्टेपी उन्हें कहते हैं जो छोटी छोटी घास के मैदान होते हैं, उन्हें स्टेपी कहा जाता है। जो बड़ी बड़ी घास के मैदान होते हैं उन्हें प्रेरी कहा जाता है। इसको हम मिटा देते हैं ताकि पढ़ाते समय कहीं पर लिखने की ज़रूरत पड़े तो समझाने में आसानी हो जाएगी। बात कर रहे थे हम विषुवत रेखा की, किन देशों से होकर गुजरती है? अफ्रीका का जो स्थल भाग है, स्थल भाग के किन देशों से होकर विषुवत रेखा गुजरती है? देखिए इधर पहला क्या है? गैबोन। दूसरा क्या है? कांगो। तीसरा क्या है? कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य। युगांडा, फिर केन्या, सोमालिया। गैबोन की राजधानी लिब्रेविले, कांगो की ब्राज़ीविले, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य की किंशाना, युगांडा की कंपाला, केन्या की नैरोबी, सोमालिया की मोगादिशु। गैबोन, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 देशों से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। अगर हम इस द्वीप को, साओ टोमे को शामिल कर लेंगे तो 7 हो जाएंगे। अब हम थोड़ा इनकी मुद्राएं देख लेते हैं। साओ टोमे की राजधानी साओ टोमे, मुद्रा इसकी डोबरा है। क्या? डोबरा। कांगो की फ्रैंक हो गई, फिर गैबोन की फ्रैंक हो गई, कांगो की फ्रैंक हो गई, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य की, इसकी भी फ्रैंक हो गई। मतलब लगातार 3 देशों की जो मुद्रा है वो फ्रैंक है। फिर युगांडा की सीलिंग, केन्या की सीलिंग, सोमालिया की सीलिंग। अब ये आप देख रहे हैं, ये विक्टोरिया झील है। जो विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील का जो तट है, तट पर एक खास जनजाति, मसाई जनजाति के लोग रहते हैं। कहाँ? विक्टोरिया के तट के आसपास के क्षेत्रों में। अब मसाई लोगों का जो क्षेत्र है, युगांडा में भी है, केन्या में भी है, तंजानिया में है। जो युगांडा है, युगांडा में सर्वाधिक झीलें पाई जाती हैं, इसलिए युगांडा को झीलों का देश कहा जाता है। कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य में बहुत वन पाए जाते हैं, इसलिए इसे वनों का देश कहा जाता है। यहाँ पे जो मसाई जनजाति के लोग रहते हैं, लगभग 19वीं सदी में ब्रिटिश शासकों ने
40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को, मतलब जो है जनजातीय क्षेत्र घोषित करके मसाइयों का जो क्षेत्र था उसको निश्चित कर दिया या उसके दायरे को निश्चित कर दिया। अब मसाई जनजातियों के बारे में जो वहाँ के मूल निवासी से हैं या थे, वो ये मानते थे कि ये कहीं बाहर से अप्रवासी के रूप में आए और हमारे केन्या, युगांडा, तंजानिया में बस गए। ठीक है, उसके बाद इनका जो मसाई लोग होते हैं, रहने का क्या हिसाब किताब होता है? रहने का जैसे देखने में हष्ट पुष्ट होते हैं, रंग काला होता है, और जो मकान बनाते हैं वो पूरी तरीके से फूस के मकान बने हुए होते हैं, और भूमि से 1.5 मीटर ऊपर एक ढांचे पर उसको तैयार करते हैं। इनका कोई स्थायी निवास नहीं होता है, आज यहाँ रहे कल वहाँ रहे। क्यों ऐसा करते थे लोग? एक जगह क्यों नहीं रहते थे? ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि ये इनका मुख्य जो व्यवसाय था वो पशुओं को चराना था। जैसे एक जगह जहाँ पे रुके हैं वहाँ पे चारागाह अगर अच्छा है तो वहाँ रुके, 1 साल 2 साल तक रुके, उसके बाद इन्होंने कहीं दूसरी जगह चारागाह देख लिया जाके। ठीक है, इनको लगा कि अब यहाँ पे हमारे पशुओं को सही से चारा नहीं मिल पा रहा है, जो दूसरा इन्होंने देखा है चारागाह, वहाँ जाते थे और वहाँ पे अस्थायी निवास बनाकर रहने लगते थे। ये मसाइयों के बारे में जानकारी है। बाकी जो कालाहारी मरुस्थल है उसमें बुशमैन जाति के लोग रहते हैं। सहारा मरुस्थल है उसमें बद्दू जाति के लोग रहते हैं। कांगो बेसिन का जो क्षेत्र है यहाँ पे पिग्मी जाति के लोग रहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ये जो पठार है इसको बोलते हैं कटंगा का। ये सोमालिया का पठार है, इथियोपिया का पठार है, एक कैमरून देश का पठार है। ये आपका कांगो प्रजातांत्रिक देश का पठार है। इसको जायरे भी कहा जाता था पुराने समय में। कटंगा जो पठार है, कटंगा पठार से सर्वाधिक लोहा, तांबा, टिन इत्यादि का उत्पादन किया जाता है। कहाँ से? कटंगा पठार। कटंगा पठार के दक्षिण में जम्बिया है, कटंगा के पश्चिम में अंगोला है। अब हम लोग देखेंगे इसको मकर रेखा को। मकर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? मकर रेखा नाइजीरिया से, बोत्सवाना से, दक्षिण अफ्रीका से और मोजाम्बिक से होकर गुजरती है। कितने देशों से? 1 2 3 4 देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है। अब ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ये कालाहारी मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल का जो सर्वाधिक क्षेत्र है वो कहाँ है? कालाहारी मरुस्थल का सर्वाधिक क्षेत्र बोत्सवाना में पड़ता है। किस में पड़ता है? बोत्सवाना में पड़ता है। यहाँ कौन सी जनजाति पाई जाती है? बुशमैन जनजाति पाई जाती है। शुतुरमुर्ग जो पक्षी होता है वो अधिकतर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। ये हमारा दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका की 2 राजधानियाँ हैं, प्रिटोरिया और केप टाउन। प्रिटोरिया प्रशासनिक राजधानी है और केप टाउन विधायी राजधानी है। एक छोटा सा देश पड़ता है, इसका नाम है लेसेथो। अफ्रीका के अंदर जो दक्षिण अफ्रीका है उसके अंदर पड़ता है। लेसेथो की जो राजधानी है वो मासेरू है। आपने देखा होगा अफ्रीका का जो मोजाम्बिक है, मोजाम्बिक देश है जिसकी राजधानी मापुटो है, उसके पूर्व में एक बड़ा सा द्वीप है। इस द्वीप का नाम है मेडागास्कर। अफ्रीका का जो सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम है मेडागास्कर। मेडागास्कर की राजधानी क्या है? अंतानानारिवो। फिर इधर आप देख रहे होंगे ये छोटा सा द्वीप है, ये छोटा सा द्वीप है। इस द्वीप का नाम है मॉरिशस और ऊपर ये जो द्वीप है इसका नाम है सेशेल्स। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। सेशेल्स की मुद्रा क्या है? सेशेल्स की मुद्रा रुपया है। आपको याद रखना है, कई बार परीक्षाओं में भी पूछा गया है। फिर मैंने यहाँ पे तंजानिया के पास छोटे छोटे द्वीप बनाए हैं। ये 2 द्वीप कौन कौन से? पेम्बा और जंजीबार। पेम्बा जो है, पेम्बा और जंजीबार से अफ्रीका में सर्वाधिक लौंग का उत्पादन किया जाता है। किसका? लौंग का उत्पादन किया जाता है। फिर जैसे युगांडा, केन्या और तंजानिया, जैसे मैंने आपको बताया युगांडा को झीलों का देश कहा जाता है, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य को वनों का देश कहा जाता है। युगांडा, केन्या और तंजानिया, इन तीनों को मिलाकर संयुक्त रूप से बिग गेम कंट्री के नाम से जाना जाता है।
किस नाम से? बिग गेम कंट्री, अर्थात शिकारियों का देश। फिर सीसी मक्खी का नाम सुना होगा आपने। सीसी मक्खी कहाँ पाई जाती है या किस महाद्वीप में पाई जाती है? बहुत खतरनाक होती है। सीसी मक्खी अफ्रीका में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में पाई जाती है। अब अफ्रीका का जो अधिकतर क्षेत्र है, जैसे आपने देखा कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कर्क रेखा के उत्तर में 23.5 तक, नीचे 23.5 तक जो क्षेत्र होता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्म मौसम होता है, इसलिए यहाँ जो घासें होती हैं मोटी और बड़ी होती हैं। किस क्षेत्र में? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। अफ्रीका को सबसे गर्म महाद्वीप भी कहा जाता है। अफ्रीका को भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है। याद रखना, गर्म महाद्वीप अफ्रीका, भविष्य का महाद्वीप अफ्रीका, अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है। इसमें जो घासें होती हैं मैंने आपको बताया मोटी खुरदरी होती हैं, और जो यहाँ की घासें होती हैं अधिक गर्मी होने की वजह से, क्योंकि लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, तो यहाँ जो घासें होती हैं उसमें पोषक तत्वों की कमी होती है। इसकी वजह से यहाँ पे जो जानवर होते हैं उनको जो है अच्छी उच्च कोटि की घासें नहीं मिल पाती हैं। बाकी शीतोष्ण जो क्षेत्र होता है वहाँ पे घासों में पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। उस कटिबंधीय क्षेत्र के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, जो शीतोष्ण क्षेत्र में घासें होती हैं उसमें अधिक पोषक की मात्रा पाई जाती है, और पशुओं के लिए जो कि बहुत अच्छी होती है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे, कुछ आपसे बात भी करनी है। आपसे बात ये करनी है, थोड़ा ये छूट रहा है, हम चोटियों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे स्पेन और मोरक्को के बीच में कौन सी जल संधि है? जिब्राल्टर जल संधि है। कौन सी? जिब्राल्टर। जिस प्रकार मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में कौन सी जल संधि है? मोजाम्बिक चैनल इसको बोलते हैं। ठीक है। अफ्रीका का जो सबसे ऊंचा पर्वत है उसका क्या नाम है? उसका नाम है माउंट किलिमंजारो। क्या नाम है? माउंट किलिमंजारो। कहाँ है? तंजानिया। 5895 मीटर। सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी पर्वत है वो किलिमंजारो है। कहाँ है? तंजानिया में है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? माउंट केन्या। कहाँ है? केन्या में है। ठीक है। 5199 मीटर। केन्या में केन्या नेशनल पार्क, ठीक है, या कीनिया नेशनल पार्क कहाँ है? केन्या में। विश्व में सर्वाधिक बड़ा अगर कोई नेशनल पार्क है तो वो कीनिया या केन्या नेशनल पार्क है। कहाँ है? केन्या में है। तीसरे नंबर पे कौन सा है? ये जो आप देख रहे हैं ये एटलस पर्वत है। एटलस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है, या अफ्रीका की तीसरी जो सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है माउंट टूबकल। क्या नाम है? माउंट टूबकल। छोटे छोटे द्वीप बने हुए, जैसे मैंने आपको ये बताया, ये द्वीप जो हैं इनको बोलते हैं केप वर्दे द्वीप। ये सारे द्वीप अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नदियों के बारे में। नदियों के बारे में समझेंगे। कोई भी चीज़ जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो आप पेन और कॉपी लेके बैठें। आपको लग रहा है कि ये पॉइंट यहाँ पे हमें नोट करना चाहिए, ठीक है, उसे आप नोट करिएगा, क्योंकि अगर आप चीज़ों को नोट नहीं करेंगे भूल जाएंगे, और आपको भूलना नहीं है। दूसरा, आपको जानकारी मिल गई होगी, आरओ एआरओ की वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है, और इसके लिए हम लोग कुछ प्लान बना रहे हैं। जो भी बच्चे आरओ एआरओ की तैयारी करना चाहते हैं संपर्क करें हमसे, क्योंकि हमारा जो नंबर दिया गया है उस पर बात करें। एक योजना बनाई है, आप आइए, आपसे शेयर करेंगे। अगर आपको सही लग रहा है कि मेरी बेहतर पढ़ाई हो सकती है इस तरह से, तो आप हमारे साथ आइए और पढ़ाई करिए। इसी के साथ आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।